दावा कानून का राज लेकिन हकीकत जंगल राज। विपक्ष यही जोर शोर से चिल्ला रहा है तो क्या बिहार के सीएम नीतीश कुमार की दिलचस्पी अब कानून के राज में नहीं रह गई है? कड़क मिजाज और रिजल्ट देने वाले आईपीएस अधिकारी आरएस भट्टी का इकबाल डीजीपी बनने के बाद क्यों नहीं दिखता? 2 कड़ी में मैं आपको इस मसले पर विस्तार से बता चुका हूं। आज बताएंगे कि क्यों डीजीपी की कुर्सी पर बैठते ही आईपीएस अधिकारी अपनी बनी बनाई साख खो बैठते हैं। तो आगे पढ़ने से पहले मेरा आग्रह होगा कि आप न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें और कमेंट देना भी नहीं भूलें। तो आगे बढ़ते हैं। विश्लेषकों की माने तो सरकार को कड़क मिजाज पुलिस महानिदेशक की ज़रूरत इस वजह से महसूस होती है कि सुशासन का दावा करने वालों ने कानून का राज का लोकलुभावन नारा तो उछाल दिया, पर यह कैसे कायम रहे इस पर कभी चिंतन मनन नहीं किया। कोई कारगर रणनीति नहीं बनाई। विधि व्यवस्था के मामले में शुरुआती सुधार के बाद हालात फिर से जंगल राज जैसे हो गए। इसका ज़मीनी सर्वेक्षण नहीं कराया, इसका भी अध्ययन विश्लेषण नहीं किया कि सुशासन के शिल्पकारों में शामिल रहे आईपीएस अधिकारी अभयानंद पुलिस महानिदेशक के रूप में विफल क्यों हो गए। अपर पुलिस महानिदेशक के पद पर रहते हुए उन्होंने त्वरित न्याय को गति देकर सुशासन की साख जमाई थी। पुलिस महानिदेशक के रूप में उस साख को जमाए नहीं रख पाए तो उसकी क्या वजह थी? ऐसे ही कुछ स्वच्छ छवि एवं सख्त मिजाज वाले पुलिस महानिदेशक डीएन गौतम यानी देवकी नंदन गौतम के कार्यकाल में भी हुआ। पुलिस अधीक्षक के रूप में डीएन गौतम का खौफ ऐसे अन्य किसी अधिकारी से कम था क्या? अभयानंद के बाद पीके ठाकुर और केएस द्विवेदी के कार्यकाल की स्थिति भी किसी रूप में उल्लेख करने लायक नहीं रही। यह कहने में कोई हिचक नहीं कि गुप्तेश्वर पांडे और फिर एसके सिंघल का कार्यकाल भी कमोबेश वैसा ही रहा। यह शीशे की तरह साफ है कि जिन कारणों से पूर्व के काबिल पुलिस महानिदेशकों को नाकामयाबी मिली वे उसी रूप में अब भी विद्यमान हैं। वे कारण थाना से लेकर पुलिस मुख्यालय तक जातीय आधार पर अंदरूनी गुटबंदी और राजनीतिक हस्तक्षेप हैं। पुलिस महकमे की नियति बनी जातीय आधार पर गुटबंदी से निजात पाना नामुमकिन नहीं तो कठिन जरूर है। सामान्य समझ है कि आरएस भट्टी भी इस अंदरूनी गुटबाजी को तोड़ नहीं पा रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को प्रभावित करने वाली यह गुटबंदी टूट गई तब विधि व्यवस्था बहुत हद तक नियंत्रित हो जा सकती है। जहाँ तक राजनीतिक हस्तक्षेप की बात है तो वह बहुत कुछ सत्ता शीर्ष की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। सुशासन के प्रथम अध्याय में नीतीश कुमार की सरकार संयमित थी, परिणाम सकारात्मक रहा। बाद के दिनों में उनकी सोच में भी विकृतियां समा गई। स्थानांतरण एवं पदस्थापन में सामाजिक संतुलन के नाम पर पूर्व के लालू राबड़ी शासनकाल की तरह जातीयता को बढ़ावा मिलने लगा। धन दोहन के आरोप भी उछलने लगे। नीतीश कुमार की सत्ता का साझीदार बनने से पहले उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और राजद के अन्य नेता जिस तरह आरसीपी टैक्स की बात करते थे उसका जुड़ाव इससे भी था। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि भयादोहन के चलते सक्षमता और कर्मठता कुंठित होती है। इसका असर विधि व्यवस्था पर पड़ना लाजमी है। कांग्रेस के शासनकाल से ही विधि व्यवस्था के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन की ऐसी प्रशासनिक परंपरा चली आ रही है जिसमें काबिल से काबिल पुलिस महानिदेशक को भी विधि व्यवस्था नियंत्रण करने में सफलता नहीं मिल सकती है। आमतौर पर होता यह है कि पुलिस महानिदेशक के रूप में सक्षम समर्थ पदस्थापन तो कर दिया जाता है पर उसके अनुकूल पुलिस तंत्र विकसित करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। यह पुलिस तंत्र सत्ता शीर्ष या उनके सलाहकार रणनीतिकार खड़ा करते हैं जिनके अपने सामाजिक एवं राजनीतिक स्वार्थ होते हैं। इस स्वार्थ में विधि व्यवस्था का मुद्दा गौण पड़ जाता है। ऐसे में पुलिस महानिदेशक की तमाम काबिलियत पुलिस मुख्यालय में ही सिमटी रह जाती है। सामान्य समझ में पुलिस महानिदेशक मोहरा बने रहते हैं। सारा कुछ सत्ता शीर्ष के भरोसेमंद अधिकारियों का एक गुट विशेष करता है। तो आप इसे सुने और गुने। आपको बता दें कि समकालीन तापमान बिहार से प्रकाशित प्रतिष्ठित मासिक पत्रिका है। इसने लंबे प्रकाशन का रिकॉर्ड बनाया है। इसके संपादक हैं अविनाश चंद्र मिश्रा। अविनाश चंद्र मिश्रा के संपादन में
तापमानलाइव.com वेबसाइट भी संचालित है। इस साइट पर बड़ा सवाल आखिर क्यों पुंज पड़ जाती है काबिलियत शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट वरिष्ठ पत्रकार संजय वर्मा की है, वहीं से आभार लिया गया है। तो आज इतना ही, नमस्कार।